नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग चला रहे हैं आरओ तथा यूपीपीसीए तथा अन्य एग्जामों की रिवीजन सीरीज। और इस रिवीजन सीरीज में हम आपको ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को करा रहे हैं और आपको उससे काफ़ी भी फायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन से प्रश्न हैं और किस तरह से हैं जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक मिनट दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वैदिक सभ्यता से आपके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में तथा ऑप्शन डी विनय पिटक में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है या फिर सामवेद में मिलता है या फिर यजुर्वेद मिलता है या फिर विनय पिटक में मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन सी। कलर दूसरा ले लेते हैं कि ये दिख नहीं रहा है। जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सॉरी एक सेकंड। आपका आंसर होगा, वह होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। और लोहे को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे और यजुर्वेद में जो आपका यजुर्वेद था, तो उसके लिए उसमें लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यजुर्वेद में यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस श्याम अयस तथा कृष्ण अयस का प्रयोग किया जाता था। तथा कृष्ण अयस का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो आपको बताना है कि इसमें मिलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा विनय पिटक में। तो आपका जो आंसर होता है वह होता है कि इसका जो साहित्यिक संदर्भ मिलता है वह आपका यजुर्वेद मिलता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है कि यजुर्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि श्याम अयस तथा कृष्ण अयस किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो लोहे के लिए प्रयोग किया जाता था। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, किसमें प्रयोग किया जाता था। तो यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस का प्रयोग किया जाता था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्या है। तो वह आर्यों के संस्कृत उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका प्रश्न है आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। दूसरा है
प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग है। कहने का मतलब है कि दूसरा है प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका कथन सही होगा वह होगा न तो एक और न ही दो। न तो एक सही है और न ही दो सही है। क्यों नहीं सही है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है कि दोनों गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए थे। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वह होगा आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत से आए थे। आर्य सांस्कृतिक उपादान, आर्य उपादान, आर्य उपादान द्रविड़, आर्य उपादान उत्तर वैदिक और आर्य उपादान उत्तर वैदिक और द्रविड़ मूलक से आए थे। द्रविड़ मूलक से आए। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन एक होता है वह गलत होता है। ऑप्शन में दिया गया है कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए थे, जबकि यह गलत है क्योंकि आर्य उपादान उत्तर वैदिक और तमिल मूलक उत्तर वैदिक और द्रविड़ मूलक से आए थे। और ऑप्शन बी है प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग है। यह बिल्कुल गलत है। इसमें यह होगा कि जो आर्य जाति उपादान थे, दूसरा है आर्य जाति उपादान, आर्य जाति उपादान वैदिक और आर्य जाति उपादान द्रविड़ और संस्कृत तमिल संस्कृत संस्कृत के अंग थे। अंग। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों गलत है। तो आपका सही आंसर होगा वह होगा डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या है कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आज पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तीसरा, घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि हमको बताना है कि क्या पूछ रहा है, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि
आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तीसरा है, घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। अब दिया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त जो कथन दिया गया उसमें कौन सा सही है। पहला है, ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि जो आर्य थे, तो इन लोगों का जो मूल निवास स्थान था वह यूरेशिया था, अर्थात क्या, पूर्वी मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था दोस्तों वह था यूरेशिया। इनका आर्यों का मूल निवास स्थान आर्यों का मूल निवास स्थान आर्यों का जो मूल निवास था यूरेशिया था। और दूसरा, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। कृषि इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह था पशुचारण। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। पशुचारण था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुचारण था। इनका जो कृषि गौण व्यवसाय था, कृषि गौण था। इनका कृषि जो है गौण व्यवसाय था। और घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। तो यह तो सही है कि जो घोड़ा था वह आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, क्योंकि इनके समय में जो भी युद्ध होते थे तो घोड़ा उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो इस तरह से जो पहला है कि इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये गलत है, क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुचारण। कृषि इनका गौण व्यवसाय था। और तीसरा है, घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, ये भी सही है। तो अब देखिए कि पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल एक, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और तीन आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे जाता है। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर जाता है वह ऑप्शन नंबर सी को जाता है। अब आइए देखते हैं आपका जो चौथा प्रश्न है वह क्या है। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। तो चौथा जो प्रश्न है दोस्तों वह क्या है आपका, एक सेकेंड, प्रश्न आपका लगता है उसी पेज पे है। ये हाँ, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों का नाम उल्लेख मिलता है, अर्थात किस अभिलेख में आर्यों के बारे में मिलता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला है विटाइट, दूसरा है कस्साइट, तीसरा है मितन्नी। तो आपसे पूछा गया है कि किन अभिलेखों में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो जो आपका आंसर होगा वह होगा आपका, इसमें विटाइट में भी मिलता है, कस्साइड में भी मिलता है और मितन्नी में। इन तीनों अभिलेखों में आर्यों के बारे में आपको उल्लेख मिलता है। और जो ये विटाइट था यह आपका तुर्की का अभिलेख है, यह तुर्की का अभिलेख है। और यह कस्साइड है, यह ईरान का अभिलेख है, ईरान का। और यह मितन्नी जो दोस्तों यह आपका मिस्र का अभिलेख है, यह आपका मिस्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही होगा।
कि इन तीनों अभिलेखों में आर्यों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, अर्थात आर्यों के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपसे पूछा गया है कि जो वैदिक संस्कृति है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऑप्शन बी, इस काल में दस शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया था। ऑप्शन सी, आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचालित रथ थे। ऑप्शन डी, पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऊपरी निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपसे यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा कथन गलत है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ऋग्वेद में इंद्र थे दोस्तों, इंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर दूसरी लेते हैं। इंद्र के बारे में देखते हैं। थोड़ी थोड़ी सी हल्की है। इंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं। इंद्र, जो इंद्र थे दोस्तों, यह वैदिक काल में, वैदिक काल के, वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। इनको ऋग्वेद के 250 सूक्त इनको समर्पित थे। समर्पित थे। ऋग्वेद के 250 सूक्त इनको समर्पित थे। तीसरी बात, इनके बारे में तीसरी बात क्या है, इनको इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला कहा जाता था। कहा जाता था। अगली बात, इंद्र को, इन्हें झंझावत का, इंद्र को इंद्र को झंझावत का देवता माना जाता था। देवता माना जाता था। इंद्र को झंझावत का देवता माना जाता था। तो इंद्र के बारे में हमने बताया कि यह वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरी चीज, ऋग्वेद के 250 सूक्त इनको समर्पित थे तथा इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग तोड़ने वाले देवता कहा जाता था। चौथा है, इंद्र को झंझावत का देवता माना जाता था। इस प्रकार से आपका इसमें ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। तो आपका यहाँ से सही होगा कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। अब आइए देखते हैं कि आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण जो था वह अश्वचालित रथ था, क्योंकि उसमें इनके पास घोड़े थे। इनके पास अच्छे अच्छे जो मध्य एशिया के घोड़े होते थे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते थे, बहुत ही उन्नत किस्म के होते थे। तो युद्ध में
जो इनके रथ चालित घोड़ अश्व चालित अर्थात घोड़ों के खींचे जाने वाले जो रथ होते थे वह युद्ध में इनकी बहुत मदद करते थे, बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। तो इसलिए आर्यों की जो पश्चिमी एशिया, हमने कहा कि आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचालित रथ था, यह सही है। और यह भी सही, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और तीसरी बात, पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का एक समूह होता था, तो यह भी सही है क्योंकि पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का एक समूह होता था। तो इस प्रकार से जो डी है, इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया जाता था। तो जो दस्यु थे, दस्यु का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यहाँ पे आप देखेंगे दस्यु का प्रयोग, यहाँ पे लिख लिए, दस्यु का प्रयोग दस्यु का प्रयोग वहां पे रहने वालों के लिए किया जाता था। किया जाता था अर्थात वैदिक काल के जो निवासी थे उनके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता था, अर्थात डाकुओं के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो इस तरह से आपका ये गलत होगा। और यही पूछा गया कौन सा गलत है, तो आपका यह गलत है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा क्योंकि पूछा गया कौन सा असत्य है, तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है। क्योंकि उस समय जो दस्यु का प्रयोग होता था वहां पे वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता था, डाकुओं के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका कि वैदिक कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में रचे गए वैदिक शब्द सूक्त का संग्रह संहिता कहलाता था। इस काल में रचे गए वैदिक सूक्त का संग्रह संहिता कहलाता था। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। और तीसरा है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में कौन सा सही है। एक मिनट, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1 और 2 सही है, या फिर 2 सही है, या फिर केवल 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इस काल में रचे गए वैदिक सूक्त का संग्रह संहिता कहलाता था। बिल्कुल सही है क्योंकि इस काल में जो रचे गए सूक्त होते थे वैदिक सूक्त, उनका संग्रह जो होता था वह संहिता कहलाता था। दूसरा, ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। जो ऋग्वेद संहिता है दोस्तों यह सबसे आपका प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तीसरा है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई थी। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वह होगा आंसर डी।
इसमें तीनों आपके सही है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। इसमें दिया गया कि वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि वैदिक एवं उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। दूसरा है उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी। आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी है न तो एक सही है और न ही दो सही है। इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में अर्थात पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी। तो आपको यहाँ पे जानना होगा जो ऋग्वेद की रचना होती है ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी। पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद की जो रचना होती है दोस्तों यह होती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और कहाँ पे होती है मध्य मध्य पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी। और दूसरा है जो ऋग्वेद है पहला, दूसरा है उत्तर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक। दूसरा है उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद की रचना होती है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य तथा उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य होती है। तो इस प्रकार से आपका न तो एक सही है और न ही दो सही है। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वह होगा डी। तो इसमें आपका न तो ऑप्शन ए सही है, न ही ऑप्शन बी सही है और न ही ऑप्शन सी है। इसमें ऑप्शन डी सही है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। इस प्रकार से जो आपका आंसर होता है वह होता है ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो मिटा देना तो अभी ये फिर नेक्स्ट पेज पे आना शुरू। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह क्या है। तो इसमें दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका नेक्स्ट पेज पे है। क्या क्या दिया गया है
इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। तीसरा है, इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, या फिर केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और तीन, या फिर एक दो और तीन। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। तो आपको अभी हमने बताया कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल, वैदिक काल के लोगों का तो वैदिक काल के लोगों को जो जीविका का मुख्य साधन था वह कृषि था। वैदिक काल के लोगों के जीविका का वैदिक काल के लोगों की लोगों की जीविका का मुख्य साधन वैदिक काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन मुख्य साधन कृषि था। इनकी जीविका का दोस्तों मुख्य साधन कृषि था। और दूसरी बात इसके बारे में बात करेंगे कि वैदिक काल के लोग जौ को तो उपजाते थे, अर्थात गेहूं और चावल को उपजाते थे, साथ साथ में जौ को भी उपजाते थे। वैदिक काल के लोग वैदिक काल के लोग गेहूं और चावल के साथ जौ को जाते थे। और गेहूं और चावल इनकी प्रमुख फसल थी। गेहूं और चावल इनकी प्रमुख फसल थी। तो इस प्रकार से जो वैदिक काल के लोग थे, उनकी जीविका का जो मुख्य साधन था दोस्तों वह कृषि था। और वैदिक काल के लोग गेहूं और चावल के साथ जौ को भी उपजाने का कार्य करते थे। और इनका जो मुख्य फसल था वह था गेहूं और चावल। और इसका तीसरा आपका है कि इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, ऐसा नहीं था। वैदिक काल के लोगों को वैदिक काल के लोगों को वैदिक काल के लोगों को चार प्रकार के चार प्रकार के मृद भांड का ज्ञान था ज्ञान था। पहला है काला और लाल। काला और लाल।
दूसरा है दोस्तों लाल, ओ सॉरी, दूसरा है आपका चित्रित धूसर मृदभान। दूसरा है आपका चित्रित धूसर मृदभान। और तीसरा है काली पालिशदार मृदभान। पालिशदार मृदभान। और चौथा है लाल मृदभान। तो इस प्रकार से जो वैदिक काल के लोग थे, इनको 4 प्रकार के मृदभांडों के बारे में जानकारी थी। पहला था काला और लाल, दूसरा चित्रित धूसर मृदभान, तीसरा काली पालिशदार मृदभान तथा चौथा लाल मृदभान। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन कथन 3 है यह आपका गलत है, क्योंकि वैदिक लोगों को इसमें लिखा गया इस काल में केवल चित्रित मृदभान का प्रयोग होता था, ऐसा नहीं था। इस काल में 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, में दिया है 1 और 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 आपका सही होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को, उसके पहले इसको हम लोग इरेज कर दें, नहीं तो ये अभी उस क्वेश्चन पे आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? वह है, एक सेकंड को चला गया क्या? ये उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है राजा राजस्व यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो राजा जो राष्ट्रीय यज्ञ करता था वह दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए करता था। तो यह आपका पहला ऑप्शन, ये जो पहला है, पहला कथन ये सही है। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा किसके लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो राजा होता था तो यह दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए राजस्व यज्ञ करता था। और दूसरा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ यह क्या होता था दोस्तों? तो अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि राजा अपना एक घोड़ा अपने राज्य में, अपने राज्य से छोड़ता था और वह घोड़ा बिना वह घोड़ा उस पर न तो कोई बैठा होता था, कुछ नहीं, वह घोड़ा भागता हुआ जाता था और उसके पीछे राजा की सेना होती थी। ज्यादा सेना नहीं होती थी, थोड़ी बहुत सेना होती थी। और इस प्रकार से
वह घोड़ा जहां तक बिना रोक टोक के चला जाता, जहां तक बिना रोक टोक के वह भागता जाता था, तो वहां तक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार समझता था। और जिस जगह पे उस घोड़े को रोककर, जिस जगह पे कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था या फिर रोक लेता था, तो उस स्थान के, उस वहां के लोगों से राजा युद्ध करता था, और इस प्रकार से अगर पराजित हो जाता था फिर राजा वापस आ जाता था, और फिर जीत जाता था तो उसके क्षेत्र पर राजा का अधिकार हो जाता था। तो सीधी सी बात है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था यह राजा के राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसमें इस यज्ञ के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और वह घोड़ा बिना रोक टोक के जहां तक जाता था वहां तक राजा के साम्राज्य का विस्तार माना जाता था। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन 2 भी सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सी है यह करेक्ट होगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। पहला है धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, डी है ब्रह्मचर्य गृह आश्रम वानप्रस्थ तथा संन्यास, तथा डी है इंद्र शूद्र रुद्र और मर्द। तो जो चतुष्टय वेदोत्तर काल में जो प्रथा शुरू होती वह होती आपकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ है, ये आपका जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट ऑप्शन होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे वह पूजा पाठ का कार्य करवाते थे, जो क्षत्रिय होते थे वह युद्ध में भाग लेते थे और लोगों की रक्षा करते थे, जो वैश्य होता था वह व्यापार का कार्य करता था, और जो शूद्र होता था वह सबसे निम्न समुदाय था और यह लोगों की सेवा कार्य में मदद करता था। तो इस प्रकार से आपका भी सही ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं कि जो तीसरा है वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन ए है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है सावित्री। तो वह ब्रह्मवादिनी थी आपकी क्या, लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 को। एक मिनट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है। आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द है इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी है मानवीय नियम, ऑप्शन डी है सामाजिक नियम, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो ऋत शब्द है इसका संबंध किससे है, प्राकृतिक नियम से है या कृत्रिम नियम से है या फिर मानवीय नियम से या सामाजिक नियम से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा तो यह है, इसका संबंध आपका प्राकृतिक नियम से है। ऋत शब्द का जो अर्थ है जो संबंध है वह है प्राकृतिक नियम से। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक काल में, ये आपका काल है, कल लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल में
निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए, निष्क का मतलब होता है सोना, ऋग्वैदिक काल में सोने को निष्क कहा जाता था। तो आपसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा। ऑप्शन ए है शस्त्र, ऑप्शन बी है कृषि औजार, ऑप्शन सी है लिपि और ऑप्शन डी है सिक्का। तो भाई सोने का प्रयोग तो कृषि, न तो कृषि औजार में हो, क्योंकि सोना एक बहुमूल्य धातु है और बहुत महंगी आती है। तो सोना का प्रयोग न तो कृषि औजार में होगा, न ही शस्त्र में होगा और न ही लिपि में हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही प्रयोग हो सकता है, वह सिक्के बनाने में, क्योंकि बाद में जो अन्य राजा हुए तो उन्होंने, किसी ने चांदी के सिक्के चलवाए, किसी ने तांबे के सिक्के चलवाए और किसी ने सोने के सिक्के चलवाए। तो जो कुषाण वंश था तो उस वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे आपको सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में इसका प्रयोग सोने के सिक्के के रूप में होने लगा, जो कि निष्क को सोना कहा जाता, सोने के लिए यह प्रयुक्त होता था। निष्क सोने के लिए प्रयुक्त होता था, प्रयुक्त होता था, यह सोने के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार से बाद में इसका प्रयोग सिक्का बनाने के लिए किया जाने लगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है तो हम लोग देखते हैं। लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है पर्वती संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण में और ऑप्शन डी है उपनिषद में। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वैदिक साहित्य है, इस चारों आपके वैदिक साहित्य, इसमें आपको बताना है किस वैदिक साहित्य में आपको मोक्ष की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में की गई या परिवर्ती संहिताओं में की गई है या ब्राह्मण में की गई या फिर उपनिषद में की गई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह होगा उपनिषद। तो उपनिषद में आपको मोक्ष शब्द की चर्चा की गई है, और तो आप याद रखेंगे कि मोक्ष शब्द की चर्चा आपको उपनिषद में की गई है। तो इस तरह से आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो 15वां क्वेश्चन है वह क्या है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा गया कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। करने का मतलब यह है कि कहाँ की खुदाई से, भारत में कहाँ से लौह प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो आपका जो ये ऑप्शन ए तक्षशिला है, तो यह एक शिक्षा का केंद्र था, यह एक शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन डी यह जैन था, जैन और बौद्ध धर्म के लिए, दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे कौशाम्बी में आपको घोषित राम मठ मिलेगा, घोषित राम मठ है। और तीसरा हस्तिनापुर, यह आपका मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है।
के लिए जाना जाता है। यह आपका मृदभान के लिए जाना जाता है। और अतरंजी अतरंजी खेड़ा, तो यहीं से लगभग 1000 ईसा पूर्व में आपको लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा से 1000 BC में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वह आपका है अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा से आपको लोहे का सर्वोत्तम प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें दिया गया है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। आपसे पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन बी, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। ऑप्शन सी, इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जब वैदिक काल था तो उसमें जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था, अर्थात परिवारों में जो अधिकार चलता था, जो सत्ता चलती थी, वो पिता के चलती थी। तो इस समय जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था। इस काल में बाल विवाह प्रचलन था? बिल्कुल नहीं, इस काल में बाल विवाह प्रचलन नहीं था, क्योंकि वैदिक काल में जो लड़कियों की शादी होती थी वह लगभग 16 से 17 वर्ष की उम्र में होती थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैदिक काल में वैदिक काल में वैदिक काल में लड़कियों की शादी वैदिक काल में विवाह 16 से वर्ष की उम्र में होता था। अर्थात बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। प्रचलन नहीं था। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी होता है यह गलत होता है, क्योंकि वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। और ऑप्शन सी है, इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। तो यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वैदिक काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। उषा जो सूर्य काल की देवी थी और जो अदिति थी यह प्रकृति की देवी, इनको माना जाता था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उषा उषा प्रातः काल की देवी थी। प्रातः काल की देवी थी। और अदिति
प्रकृति की देवी थी। अदिति प्रकृति की देवी थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो आपका ही असत्य है। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था और शादियां 16 से 17 वर्ष की उम्र में होती थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि यही आपका गलत है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों इसमें केवल आपके 16 क्वेश्चन थे। तो हमने आपको वैदिक साहित्य के 16 क्वेश्चन कराया और उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने चर्चा किया। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे PYQ लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल।